काफ़ी पेशेंट जो कि मेल पैटर्न बाल्डनेस या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया से परेशान होते हैं, तो उनका ये प्रश्न होता है कि मुझे कितने समय में मेरा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और कई डॉक्टरों से मैंने ट्रीटमेंट ले लिया, जैसे 2 महीना वहाँ दिखाया, 2 महीना दूसरे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिला। तो कैसे, मतलब कि कितने समय में बेनिफिट मिलेगा और इसको कैसे असेस किया जाए? तो जो मेल पैटर्न बाल्डनेस या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, वो व्यक्ति टू व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा उसमें ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स वेरी करता है। तो उसके पीछे की इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है कि जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में जो बीमारी है वो मदर साइड से भी आ सकती है और फादर साइड से भी आ सकती है। और यदि दोनों साइड से प्रॉब्लम आ रही है तो डिजीज जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग रूप में और बहुत ही कम एज में देखने को मिल जाती है। साथ में जो एडिशनल फैक्टर्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं कि आपके गंजापन में कितना जल्दी बेनिफिट देखने को मिलेगा। जैसे कि यदि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, तमाम तरह के वाइटामिन्स हैं, हेयर वाइटामिन्स हैं, विटामिन डी है, विटामिन बी 12 है, ये सब की डिफिशियंसी है तो आपके केस में टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो डॉक्टर आपका उन ये टेस्ट के थ्रू, जैसे कि हीमोग्लोबिन करवाता है, विटामिन डी करवाता है, विटामिन बी 12 कराता है, थायराइड का लेवल चेक करेगा, ये सब चीज़ों को भी कोशिश करता है कि टैकल किया जाए और आपके हेयर को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए। यदि ये प्रॉब्लम लंबे समय तक न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है या विटामिन की डिफिशियंसी है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका हेयर शेडिंग का फेज़ काफ़ी लंबा चलता रहे। इसी तरह से स्ट्रेस फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है। साथ में ही स्लीप साइकिल, आजकल जैसे बच्चों का एग्ज़ाम्स की वजह से कम सोना या फिर डिस्टर्ब्ड स्लीप साइकिल हो, जैसे किसी की नाइट ड्यूटी है तो रात में नहीं सो रहा है, दिन में सो रहा है, कभी दिन में सो रहा है, कभी रात में, फिर रात में दिन में, ऐसे चेंज हो रहा है फ्रीक्वेंट ड्यूटी। तो ये सब चीज़ें बॉडी में एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स पैदा करती हैं। और जो जेनेटिक्स है वो तो बिल्कुल ही, मतलब महत्वपूर्ण कारण में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न है। तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट में दोनों साइड में और बहुत अर्ली एज में मदर और फादर दोनों साइड में अर्ली एज में एलोपेशिया है। तो उस केस में बच्चे में तो जल्दी आता ही और ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्स भी पुअर आता है, क्योंकि जो रिसेप्टर है, डीएचटी रिसेप्टर, वो ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है। आपके जो मेल सेक्स हार्मोन है उससे ज़्यादा ट्रिगर हो जा रहा है और जल्दी हेयर सेटिंग करने लग रहा है। तो इसमें जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो एज जनरल यदि चीज़ों को सही रखा जाए, जैसे न्यूट्रिशन ठीक किया जाए, स्ट्रेस ठीक किया जाए, स्लीप साइकिल ठीक किया जाए, तो अधिकांश मरीजों में 1 से 2 महीनों में बाल झड़ना रुकने लगता है, मतलब कि हेयर में स्ट्रेंथ आने लगता है। अधिकांश मरीजों में 15-20 दिन तक तो कुछ भी फर्क नहीं आता है। बजाय इसके कभी कभी ये भी देखा जाता है, जो कि मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे होते हैं, तो इनिशियल फेज में बाल थोड़ा ज़्यादा झड़ सकते हैं, हेयर शेडिंग ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 20 दिन के बाद एज जनरल बालों में मजबूती आना शुरू हो जाती है। और अधिकांश मरीजों में ठीक ठाक स्ट्रेंथ 1 से 2 महीना के ट्रीटमेंट के बाद देखने को मिल जाता है और मैक्सिमम पेशेंट्स में 3 महीने में बाल पूरी तरह मजबूत हो जाते हैं। लगभग एट द एंड ऑफ 3 मंथ या फिर 4th मंथ से आपके न्यू हेयर ग्रोथ दिखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ठीक ठाक विजिबल डिफरेंस, मतलब कि 10% 20% न्यू हेयर ग्रोथ आने में, हेयर थिकनेस होने में 5 से 7 महीना, 8 महीने का भी समय, 9 महीने का भी कभी कभी समय लग जाता है। तो ये मैक्सिमम पेशेंट के साथ में है। लेकिन कुछ पेशेंट हैं जो जल्दी भी रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, कुछ पेशेंट हैं जिनकी हेयर शेडिंग कम हो जाती है लेकिन पूरी तरह नहीं रुकती है, बीच बीच में शेडिंग हुए जा रही है। और ऐसे भी पेशेंट हैं जिनमें दवाइयाँ बिल्कुल ही यूजलेस हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत ही थोड़ी है। और इनमें जैसे कि पर्टिकुलर समय तक दवाई यूज करने के बाद यदि बेनिफिट न आए, तब ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है। तो वो मिनिमम ड्यूरेशन 6 मंथ का होगा, मतलब 6 मंथ से पहले आप कंक्लूड करें कि मेरे केस में दवाई काम ही नहीं कर रही है, तो वो गलत होगा। इसमें जो डीएचटी ब्लॉकर दवाई इस्तेमाल की जाती है, तो अधिकांश केसेस में उसका पूरा असर आने में 90 डेज लग जाता है। तो इस तरह से इसका टाइमलाइन होता है एवरेज पेशेंट्स में। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डिफर करता है, काफ़ी ज़्यादा वैरी करता है पेशेंट टू पेशेंट के बीच में। कई सारे पेशेंट्स होते हैं जिसमें दूसरी मॉडलिटीज़ का भी उपयोग में लाना पड़ता है, जैसे पीआरपी, जीएफसी, ग्रो फैक्टर या फिर लो लेवल लाइट लेजर थेरेपी जो होती है, तो इस तरह के ट्रीटमेंट का भी हेल्प लेना पड़ता है। और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनमें अल्टीमेटली वो बाल्ड होकर के ही रहते हैं। आप कितना भी कोशिश कर लें लेकिन उनके बाल्डनेस को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। तो जिन पेशेंट्स का पार्शियल रिस्पॉन्स होता है, तो वो बड़े कन्फ्यूजन वाले स्टेज में रहते हैं कि मैं ट्रीटमेंट कंटिन्यू करूं कि ना करूं। और कई बार वो ये कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा है, सारा दवाई बेकार है, इलाज बेकार है। तो यहाँ पे ये समझना है कि यदि आप हालांकि वो केसेस कम होते हैं, लेकिन आप वो अनफॉर्चुनेट केस हो, लेकिन यदि आपके बाल गिरने की स्पीड जो है वो कम हो गई है, कम हेयर शेडिंग आ रही है, तो भी तो पॉजिटिव बेनिफिट ही हुआ ना।
जैसे जो आपकी बाल्डनेस 5 साल में आती, तो वो बाल्डनेस जो है अब आपको 10 साल में आएगी, लेट हो जाएगा, डिले हो गया फेज एलोपेशिया का, जो गंजापन, प्रॉपर गंजापन का। तो ऐसे में भी आपको ट्रीटमेंट बंद नहीं करना होगा। ट्रीटमेंट बंद करने पे फिर आप पूरी तरह से बाल्ड हो जाएंगे, फिर आपके पास हेयर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र ऑप्शन बच जाता है। तो हालांकि वो भी ऑप्शन अच्छा है, उसके भी प्रोस कॉन्स हैं, लेकिन यदि आप उसके लिए प्रिपेयर हैं तब तो कोई बात नहीं है। अगर उसके लिए प्रिपेयर नहीं है तो उस कंडीशन में आपका डिजीज यदि रुका हुआ है या कम बाल झड़ रहे हैं, पहले से बेटर है, तो उसको भी एक पॉजिटिव बेनिफिट के तौर पर ही देखा जाएगा। तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न बाल्डनेस के ट्रीटमेंट में आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस, पैसा भी खर्च होगा, समय भी खर्च होगा, और कई बार जैसा चाहिए रिस्पॉन्स वो नहीं देखने को मिलेगा। तो फ्रस्ट्रेशन वाले फेजेस होते हैं, लेकिन अधिकांश मरीजों में काफ़ी पॉजिटिव बेनिफिट देखने को मिल जाता है। थैंक यू।